दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे धारावाहिक दास्ताने कामयाबी, एक आम आदमी का खास सफर। लक्ष्य वही है, उद्देश्य वही है। रातों रात कुछ नहीं मिलता और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने जिंदगी के संघर्षों को बड़ी सहजता से स्वीकार करा, उनको नकारा नहीं। उन्होंने माना कि हाँ, जिंदगी में दुश्वारियां आईं और इन दुश्वारियों से ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक सकारात्मक सोच, एक ऐसा विचार जो उनको दृढ़ता देता गया और उन्होंने कामयाबियों के शिखरों को छुआ। सिर्फ कामयाबी ही मायने नहीं रखती, लेकिन हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी नाकामियां होती हैं जो उस शख्सियत को, उस व्यक्ति को कामयाब बना देती हैं। हमें वो कामयाब शख्स दिखता है, उसकी पहचान दिखती है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो हम कभी जान नहीं पाते कि उसने उन संघर्षों को पार कैसे किया। यही एक मकसद है आपके साथ इस राह पर, इस सफर पे चलने का, जिसका नाम है आम आदमी का खास सफर। दास्ताने कामयाबी का जिक्र आज हम करेंगे परिचित चेहरे सुधांशु मित्तल जी का, जो कि बहुत खास पहचान रखते हैं भारतीय राजनीति में। दोस्तों, हम ये विशेष कार्यक्रम राजनीतिज्ञों से संबंधित इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो हमें दिखता है, जो चकाचौंध हमें दिखती है, उसके पीछे एक बहुत समर्पित भाव होता है। राजनीति इतनी आसान नहीं है। एक राजनीति में आने के लिए हो सकता है हमें अपना घर, परिवार, सब कुछ पीछे सेकेंड प्रायोरिटी पे या प्राइमरी से हटाकर सेकेंडरी या टर्शरी पे लेकर के जाना पड़ता होगा। हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ उस चमक को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो चेहरा है, हमारा मकसद है हम उससे आपकी मुलाकात करवाएं, उन सच्चाइयों से मुलाकात करवाएं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद न्यूज डीएनएन के लिए धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और हम आपके साथ बातचीत के इस सिलसिले को बढ़ाना चाहते हैं। आप एक कामयाब व्यक्तित्व हैं, सब आपको जानते हैं। हम चाहते हैं इस कामयाबी का जो सफर, जिसको कि हमारा मानना है बचपने से शुरू होता है, क्योंकि जो संस्कार माँ बाप देते हैं हम वही बनते हैं। रुपया, पैसा, शोहरत, नाम, ये तो सारी बहुत बात की चीजें हैं, यही रह जानी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ जो पूरी दुनिया में फैले हैं, वो सफर की शुरुआत उस बचपन से करें जहां सुधांशु जी ने स्कूल में जाना शुरू करा होगा, अपने माँ बाप से वो सुनना शुरू करा होगा कि जिंदगी में बनना क्या है। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। शायद पहली बार है जो कोई मुझे मेरे अतीत में लेके जा रहा है। शायद कोई पहली बार ये पूछ रहा है कि संघर्ष क्या था। शायद कोई पहली बार ये पूछ रहा है कि जहां पहुंचे कभी इसकी कल्पना करी थी क्या, कभी सोच में भी था कि यहां पहुंचना है क्या। और ये जो आप कर रहे हैं, इससे ना केवल मुझे कुछ वो लम्हे याद करने का सुख मिलेगा जो मेरे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, मुझे शायद अपनी जीवन गाथा लोगों के सामने पारदर्शिता से रखने का भी मौका मिलेगा। और शायद कुछ लोग उस गाथा को सुन के प्रेरित हो पाए या आत्मविश्वास रखें अपने आप पे, तो मुझे लगेगा जीवन सफल हुआ। कहां से चालू करूं? सुधांशु जी, आपने जो बातें हमारे हृदय में थी, आपने सारी खुद ही कह दी। हमारा ये मानना रहा है कि समाज के निर्माण में व्यक्ति का निर्माण सबसे पहले होता है और एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके माता पिता करते हैं, क्योंकि सबसे पहली शिक्षक मां है। वही हमें बताती है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे, और जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें जब हम बोल भी नहीं पाते वो हमें समझती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके उस छोटे से लम्हों से जो शायद आपको कहीं याद आ जाए। कैसे माँ बाप ने एक परिवार में अपने सभी बच्चों को, सिर्फ आप नहीं, जो भी परिवार का हिस्सा रहे होंगे, आज से बहुत पहले हमारे संस्कृति में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, वहां से हम चाहते हैं कि हमारी सफर की शुरुआत हो। आज हम लोगों का एक बड़ा परिवार था। हम लोग 6 भाई बहन थे, मैं अकेला भाई था, 5 मेरी बहनें हैं। जवाहर नगर, कमला नगर के पास एक जगह है, वहाँ एक बहुत छोटे से घर में, जिसमें एक ड्राइंग रूम था, एक बेडरूम था और एक कमरा और था,
वहां पे माँ बाप और हम लोग सब रहते थे। मुझे अभी तक ध्यान है, शायद 95 रुपए का किराया था उसका। बहुत सुंदर। और बड़े सुख और प्रेम से हम लोग सब वहां रहते थे, वहीं से बड़े हुए। उस घर की जो नींव थी वो संस्कारों पे पड़ी। बहुत सुंदर। वहां जीवन मूल्यों में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या स्वीकार्य है, क्या स्वीकार्य नहीं है, क्या संवेदनशील है, क्या संवेदनशील नहीं है, और क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान, इसके प्रति कटिबद्धता वहां से मिली। मेरी मां का एक स्वप्न था कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएं, और उसके लिए उन्होंने कितना प्रयत्न करा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे दिल्ली के सबसे बढ़िया विद्यालयों में जाएं और उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सके, सिर्फ एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य। मैं लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल में पहले दाखिल हुआ, वो वहां से निकाला उन्होंने, रोजी स्कूल ले गई, वहां से निकाला। उस जमाने में सेंट जेवियर स्कूल राजपुर रोड पे हुआ करता था। हम लोग क्योंकि जवाहरनगर में थे तो पास भी था, और बड़ा ख्याति प्राप्त स्कूल था। प्रिंसिपल के पास जा के चक्कर लगा के उन्होंने ये कर लिया कि भाई मुझे वहां पे दाखला मिल जाए, और उनके लिए जैसे एक स्वप्न पूरा हुआ था उनका। ऐसे मेरी बड़ी बहन के लिए प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, दूसरी बहन के लिए प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, छोटी बहन के लिए, सबके लिए मतलब उन्होंने। सुधांशु जी, आपने एक बात बताई, दर्शकों हम बीच में रोक रहे हैं बातचीत को, आपके साथ मर्म तक लेके जाएंगे। इनकी आंखों में वो स्वप्न देखिए जो पुराने हैं सारे। और आपने बताया 5 बहनें 1 भाई थे, किराए के मकान में आप रह रहे थे। मैं वो योगदान जरूर चाहता हूं जानना कि कैसे एक कॉन्वेंट की शिक्षा, चाहे वो समय रहा हो चाहे आज, आसान नहीं थी। आसान नहीं थी, लेकिन इसमें जो था उसके बारे में कॉन्शियसनेस जिसको कहता हूं जी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मेरी मां को शिक्षा के प्रति जो उनका एक सोच थी कि नहीं, नजरिया था कि नहीं, जो सबसे बढ़िया शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं जहां पे अंग्रेजी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी में वो लोग परिपक्व हों, विज्ञान में परिपक्व हों, अर्थमेटिक में हो, मतलब उनके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग था हमारे बड़े होने का। खेल में हमें बहुत शिक्षा, हमें लगता है कि दोनों पास तरफ से आपको बहुत अच्छी मिली। जो आपने शिक्षा किताबों में ली, और कहीं ना कहीं वो एक शिक्षा जो परिवार देता है। मूल्यों में कहता हूं कि जो जीवन मूल्यों की शिक्षा है जो मुझे मेरे माँ बाप से मिली, वो उच्च कोटि की थी, क्योंकि उसमें पारिवारिक स्नेह, उसमें त्याग, उसमें समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व, उसमें परिवार का मतलब सिर्फ मेरे 5 भाई बहन नहीं है जी, परिवार में कुटुंब पूरा, और उनके प्रति आपका उत्तरदायित्व और उनके प्रति संवेदनशीलता, ये सारी उस घर से, अपने माँ बाप से मुझे मिला। दोनों ही जो थे अति साधारण जीवन व्यापन करते थे। इच्छाओं में सिर्फ बच्चे उनकी इच्छा का अंग थे। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, सारा जीवन दोनों ने उसमें समर्पण करा। जमाना था पिताजी साइकिल चलाते थे, जिस तरह का व्यवसाय था उनको दिल्ली भर में घूमना पड़ता था, तो शायद दिन में कम से कम 50, 60, 70 किलोमीटर की रोज साइकिल करके थके हारे घर भी आते थे। माता का आपको मैंने बताया कि बच्चों के प्रति इतना समर्पण, खाने के बारे में, पढ़ाई के बारे में, खेल भी लें हम लोग, फिर रात को होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपस में लड़ रहे हैं, क्यों 6 थे तो लड़ाई भी बहुत होती थी आपस में। तो सर्वांगीण विकास जिसको कहता हूं जी, अगर वो कहीं से मिला, और जो मूल्य मिले, जीवन मूल्य मिले, वो दोनों ने हमें दिया। पिताजी का एक बहुत बड़ा योगदान इस चीज में था कि उनको अपने बच्चों पे विश्वास बहुत था। उन्होंने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने हमें गिरने के डर से
प्रयत्न करने से नहीं रोका। वाह, उन्हें कहा प्रयत्न करो, गिरोगे तो मैं हूं, सबसे बड़ा और अगर गिर भी गए तो क्या हुआ। तो हर चीज का प्रयत्न करने का जो हौसला और जो प्रोत्साहन दिया, शायद उसी से हमारा व्यक्तित्व जो है निकल के आया। सुधांशु जी, एक चीज आ जाती है, माँ बाप ने आपको इतना नर्चर करा, कहीं ना कहीं वो एक प्यार और एक कंसर्न जो एक रिश्तों में होता है, एक माँ बाप के साथ बच्चों का होता है, वो आपको बचपने से मिलता रहा। जो आज सुधांशु जी हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है उस माँ बाप का, जिन्होंने संस्कार, संस्कृति, सारी चीजों का ध्यान रख करके और अपने आप को कष्ट में रखते हुए भी अपने बच्चों के लिए कंफर्ट जोन ढूंढा। दर्शकों, हम आपके साथ एक बात, सुधांशु जी से जो बात हुई है उसमें एक निकल के आई। इन्होंने बताया सिर्फ इनकी ही शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया गया। 5 बहनें थी, पांचों को वो बराबर अवसर दिया गया कि सब आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा बहुत अभिन्न अंग है हमारी सभ्यता का। यदि हम शिक्षित हैं तभी समाज संभल सकता है। सुधांशु जी से हमसे बात करी थी कि शुरू कहां से करें, तो शुरुआत तो हो गई माँ बाप से, क्योंकि माँ बाप के बिना तो जीवन अधूरा है और उनके रहते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों तथ्य निकल करके आए कि कैसे इनके पिताजी ने विश्वास रखा कि मेरा बच्चा गलत नहीं करेगा, तुम करो, और अगर कुछ गलत भी हो जाएगा, अगर तुम गिर भी जाओगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, हौसले के साथ नई चीजों को शुरू करेंगे, एक मौका देंगे। सुधांशु जी, इसके बाद बचपना निकल गया, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, क्योंकि पिताजी का जैसे आप बता रहे हैं कि पूरा संघर्ष में जीवन था, 50-60 किलोमीटर भी साइकिल चलाना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं आपका भी लगाव रहा होगा माँ बाप के प्रति, आपने भी वो दायित्व समझा होगा कि भाई मैं पढ़ लिख करके चीजों को संभालूं। जैसा मैंने कहा कि 5 बहनों में मैं अकेला भाई था जी। पिताजी में हौसला बहुत था और क्षमताएं बहुत थी। इसी वजह से जब तक मैं होश संभाला तब तक व्यवसाय और व्यापार में उन्होंने बहुत तरक्की कर ली थी। लेकिन एक हादसा तब हुआ जब मैं 8वीं क्लास में था। एक दिन बैठे बैठे उनकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, जिसको कहते हैं पैरालिसिस का एक कोई अटैक हुआ, और अगले ही क्षण से उनका सुनना बंद हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस उम्र में पिताजी सुन ना पाए तो हम सबके मन पे क्या बीत रही होगी। व्यापार साझा व्यापार था। स्वाभाविक तौर पे अगर आपका अंग भंग हो, तो इसको कहते हैं जी, तो उसका दुरुपयोग बाकी लोग करते हैं। ये भी एक बहुत जल्दी सीखने को मिला। तो 8वीं के बाद मैं व्यापार में सक्रिय हो गया। वैसे बड़ी फिल्मी सी कहानी लगेगी, सच्चाई है जीवन की, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं। जैसे कि मेरा दिन तो सुबह 6 बजे चालू होता था, क्यों स्कूल जाना है जी, लेकिन खत्म रात को जो है वो 12 बजे 11 बजे होता था, क्योंकि स्कूल के बाद हम लोगों का तेलीवाड़ा सदर बाजार में अपना कारोबार था, मैं वहां जाता था। और क्योंकि टेंट का व्यवसाय था, और टेंट का व्यवसाय शाम को रात तक चलता है, तो उसको संभालते संभालते शाम रात लेट हो जाता था और फिर आता था। तो 8वीं कक्षा से या 9वीं कक्षा से ही परिवार का उत्तरदायित्व, बड़ी बहनों का और परिवार का उत्तरदायित्व आ गया। लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो पिताजी का विश्वास कि जब तक नियत ठीक है, जो करोगे ठीक रहेगा, विफलता मिलेगी तो मिलेगी, क्या फर्क पड़ता है, हिस्सा है जीवन का। और माता का स्नेह और उनकी मूल्य। तो अच्छी नैतिक शिक्षा का एक फायदा होता है कि आपकी नियत साफ होती है। अच्छा, जब आप जिंदगी में बढ़ रहे होते हैं तो कई बार लालच भी आते हैं, क्योंकि दिमाग चलता है, दिमाग में बेईमानियां सामने दिख जाती हैं। क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो उसका ये हिस्सा होता है गलत काम करना, और उस गलत काम करने के बाद उसके परिणामों को समझना,
और कैसे आपकी नैतिकता जब उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है तो कैसे आत्मग्लानि होती है, और फिर कैसे आपको समझ आता है कि आदमी की विश्वसनीयता उसकी सफलता के लिए कितनी जरूरत होती है। मैं यहां दर्शकों से कहना चाहता हूं, विश्वसनीयता अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जिसको कभी भूलिएगा नहीं। एक व्यक्ति होता है कि उसकी जेब में 100 रुपए नहीं होते हैं और वो 100 करोड़ मांगे तो लोग देने को तैयार हो जाएंगे, और एक वो व्यक्ति होता है जिसकी जेब में 100 करोड़ होते हैं और 10 रुपए मांगे तो सब कहेंगे चोर है, इसका कोई भरोसा नहीं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। ये दोनों का फर्क जब धक्के लगे तो समझ आया। एक बड़ा अच्छा शेर है, हर कदम पर गिरे मगर सीखा कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गलती करी लेकिन गलतियों से सबक सीखे और आगे कोई वो गलती ना करे उसका हाथ थामने का जज्बा भी मिला, क्योंकि मेहनत कश थे, नियत साफ थी, खौफ नहीं था, हारने का खौफ नहीं था, क्योंकि परिवार के पीछे से समर्थन था। तो इसलिए सफर बड़े हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ता गया और कामयाबी और तरक्की उसके साथ आती गई। दर्शकों, बहुत सुंदर सी बात निकल के आई सुधांशु जी से बात करते करते, जो हम दोनों जो एक गैप होता है ना जनरेशन का, माता पिता और बच्चे, कहते हैं एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो जाता है, विचारधारा का हो जाता है, समाज बदल रहा है, जब हम थे और जब हमारे बच्चे हैं बहुत फर्क है आज के समय में और आज से 20 साल पहले में, और शायद आने वाले 20 साल में वक्त कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो बहुत सुंदर सुधांशु जी से हमें सीखने को मिली, कम उम्र में व्यवसाय में आ गए। जब बच्चे आज की तारीख में इस उपभोक्तावादी संस्कृति में रोज डिमांड करते हैं कि क्लास 7th में मैं हूं तो मेरे कॉम्पिटिटर बच्चे के पास या मेरे क्लास में दूसरे बच्चे के पास ये चीज है और मेरे पास नहीं है, और माँ बाप बच्चे को ये नहीं बताना चाहते कि भाई ये हमारी सामर्थ्य से परे है, तुम प्रयास करो और ले लो। कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स ने भी और इन्होंने भी उन दोनों चीजों को बहुत हृदय से स्वीकारा कि हाँ, इस समय इस वस्तु स्थिति में हमारी जरूरत यह है कि मुझे शिक्षा, क्योंकि वो तो स्वप्न था माता पिता का, उसको जारी रखना है। लेकिन उसको जारी रखने के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व था कि सिर्फ अपनी शिक्षा तो शायद ये बिना कार्य करे भी ले सकते थे, लेकिन पारिवारिक दायित्व 5 बहनों का, माता पिता का। और दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं जब इंसान बचपने से अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचता है ना, तो वो प्रसिद्ध हो ही जाता है, वो कामयाब हो ही जाता है, उसकी दास्तान सुनी ही जाती है। सुधांशु जी ने जो बातचीत करी है शायद कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती, हम समझ ना पाते, लेकिन इन्होंने उस चीज को इतनी सुंदरता से निभाया अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, और शायद कहीं ना कहीं वो संस्कार आज पूरे राष्ट्र के लिए हितकारी हो रहे हैं। सुधांशु जी, हम आगे का सफर जानना चाहते हैं। जवाहर नगर से हम पहुंचे अशोक विहार जी। स्कूल में जाता हो छात्र जो होता है उसमें मासूमियत तो होती है जी, बिल्कुल। उसमें भी वो सारी चीजें करने की चाह होती है जो किसी भी विद्यार्थी में होंगी, तो इसलिए स्वाभाविक तौर पे खिलाड़ी भी अच्छा था मैं। अच्छा। अभिनय का शौक था तो नाट्यमंच में भी अभिनय अच्छा करता था। हर गतिविधि जिसमें उत्तीर्णता हो सकती है वो सब करता था मैं, और ये करने के बाद फिर व्यवसाय भी करता था। क्योंकि व्यवसाय भी करता था और जिम्मेदारियां भी थी, तो शायद बाकी छात्रों की अपेक्षा में मुझे कभी एडोलेसेंस का मौका नहीं हुआ। मैं सीधे ही बचपने से सीधे ही जवान हो गए सीधे ही जवान हो गए। जहां बच्चों को 100 रुपए 200 रुपए अपने हिसाब से खर्च करने की आजादी ना हो, वहां पे लाखों रुपए के फैसले आप खुद ले रहे थे, तो उसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है स्वाभाविक तौर पे। तो बहुआयामी गतिविधियां स्कूल तक में रही। जैसे मैंने कहा कि चाहे नाट्य मंच हो, चाहे खेल का हो, और कई खेलों में उत्तीर्ण था मैं, तो कोई भी आयाम हो सब में मतलब अपना एक रहा। नतीजा ये हुआ कि 12वीं के जब नंबर आए तो लोगों को लगा कि कहाँ ये आदमी जिसने
जिसका अजीब ही एक जीवन शैली है, वो कहाँ नंबर आने वाले। लेकिन ऊपर वाली की कृपा थी कि इतने अच्छे नंबर आए कि श्री राम कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया सीधे वहां पे। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं तो इसलिए ख्यालात भी आजाद रहे। माता पिता ने कभी किसी चीज से रोका नहीं, उल्टा उन्होंने उत्साहित करा कि जो सोचते हो करो। तो इसलिए नेतृत्व का भी एक स्वाभाविक तौर पे आपका स्वाभाविक रूप से निकल के आ जाता है। सुधांशु जी, एक सेकंड के लिए आपको हम रोकेंगे। आपने अभी कहा कि माता पिता ने कभी रोका नहीं। अगर आज की जनरेशन की हम बात करें, जो कि हम सबका दायित्व है, क्योंकि हम जो देख करके आए हैं हमने देना है वापस, जो समाज से लिया है वो उसको वापस करना ही है। आज की डेट में पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते नहीं, ठीक है, तब भी नहीं रोकते थे, आपको भी नहीं रोका, शायद हमें भी ना रोका हो। लेकिन एक जो विचारधारा है, जो सबसे आवश्यक चीज है, आप पेरेंट्स को एक मैसेज जरूर दीजिए कि उनको रोकना चाहिए, कहां पर रोकना चाहिए, इसकी समझ हमारे समाज को जरूर होनी चाहिए। देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि उनको यह विश्वास था कि मैं कभी भी उनकी नजरों में छोटा नहीं होना चाहूंगा। बहुत स्वतः के बंधन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आदमी अपने आप को अपने अंकुश में रखता है, और मैंने अपने आप को अपने अंकुश में इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने माँ बाप के स्नेह, उनके तपस्या, उनके त्याग में कभी उनको शर्मिंदगी नहीं देखना चाहता था। तो ये जो पारिवारिक मूल्य और पारिवारिक स्नेह बहुत जरूरी है। देखिए, परिवारों में माता पिता और परिवार का स्नेह वो आपको बांधता है, वो आपको जिम्मेदार बनाता है, वो आपको वो मूल्य देता है जिसमें कि आप स्वयं अपने आप पे अंकुश रखते हैं। आप लोगों को सुविधाएं दे दें, बच्चों को, किसी बच्चों को मैंने ये दे दिया वो दे दिया, और स्नेह और प्रेम ना दें, उसको ये भावना ना दें कि मेरे माँ बाप मेरे लिए जिंदा हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, उनकी सांसें मेरे लिए चलती हैं। तब उस पे अगर जब उसको ये महसूस होगा तब उसमें अपने आप पे अंकुश होगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं कि आप में उसके प्रति इतना स्नेह है, तो वो कहां से अंकुश लाएगा? आपका प्यार का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई खिलौना, कोई सुविधा, कोई पैसा नहीं हो सकता। उस बच्चे को माँ बाप का प्यार और आत्मविश्वास चाहिए। सुधांशु जी, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, माता पिता हो गए, लेकिन माता पिता के साथ एक बहुत बड़ा समाज होता है बच्चे के साथ। उसके ननिहाल वाले होते हैं, उसके ददियाल वाले होते हैं, बड़े सारी चीजें हैं, क्योंकि बच्चा माँ बाप के साथ थोड़ी देर रहता है। और खास करके अगर हम 30-40 साल पहले जाएं तो बच्चे माँ बाप से भी ज्यादा नानी दादी और इन सब की गोद में खेलते थे, उनके साथ उठते बैठते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब मैंने कहा ना कि जो संस्कार मिले उनमें ननिहाल का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कहा एक बड़ा संघर्षमय जीवन था। पिताजी साइकिल चलाते थे। उस समय मेरे मामा लखनऊ में थे। उन्होंने मुझे सिखाया आदर्शवाद क्या होता है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है। सब चीज छोड़ के अपनी बड़ी बहन के परिवार को कैसे स्थापित करें, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे भावनात्मक सहयोग हो, बहुत जरूरी होता। मतलब इसमें आर्थिक जितना था उतनी उनकी भावनाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो स्नेह, जो आत्मविश्वास के साथ वो हमारे साथ खड़े हुए थे, उनको देख के हमें विश्वास होता था कि ये कठिनाई का समय भी पार हो जाएगा। तो वो जो उन्होंने मूल्य दिए, वो मूल्य आज भी हमारे परिवार में है। हमारा परिवार बड़ा होने के बावजूद आप हैरान होंगे, इतना क्लोज निट फैमिली है, वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब, और ये संस्कार सिर्फ हमारी पीढ़ी में नहीं गए, हम सबके बच्चे हो गए। और बच्चों में आपस में सगे भाई बहन कौन है, उनके लिए पूरा कुटुंब जो है सगों का है। तो ये जो मामा से संस्कार, परिवार के प्रति अपना समर्पण किसको कहते हैं, ये जो मिला, इसने शायद जीवन में कुछ ऐसे मूल्य दिए जिनको कि आज भी मैं चेरिश करता हूं। दर्शकों, जो उद्देश्य है, हम सुधांशु जी के चेहरे की तरफ देखें, आप लोग भी सब देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, वो सारी भावनाएं जो एक व्यक्ति को कामयाब बनाती हैं। कुछ एक शब्द होते हैं, कुछ एक कृत्य होते हैं, लेकिन कुछ एक भावनाएं होती हैं जो पूरी जिंदगी व्यक्ति कभी व्यक्त नहीं कर पाता। शायद हमें ऊपर वाले ने मौका दिया
कि वो भावनाएं आज इनके हृदय से निकल रही हैं, वो संदेश के रूप में निकल रही हों, शब्दों के रूप में निकल रही हों, जैसे भी निकल रही हो, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मैसेज मिलेगा कि कामयाबी की कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एस्केपिज्म का रास्ता हम नहीं चुन सकते। हर व्यक्ति को, माता पिता को, परिवार को और बच्चों को जो ड्यू है वो उनको देना ही पड़ेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सुधांशु जी से अब हम बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की, क्योंकि शिक्षा के बारे में हमने जान लिया, अच्छे नाट्यकर्मी थे, रंगमंच के कलाकार थे, अच्छे खिलाड़ी थे और बिजनेस में भी इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करा और बड़ी कहना चाहिए ईमानदारी से स्वीकार करा कि हाँ कुछ गलतियां भी करी, लेकिन उन गलतियों से सीखा, उन गलतियों को दोहराया नहीं, उसको स्वीकार करा कि हाँ जी ये गलत हुआ और हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे। अब सफर शुरू होता है जो एक इनको नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। इनका राजनीतिक सफर, कहते हैं बहुत मुश्किल है राजनीति में आना और उससे भी मुश्किल है उसको निभाना। निभाया कैसे, जैसे ये आए हम अभी जान देंगे। और उस सफर पर क्या कुछ छोड़ना पड़ता है, क्या कुछ त्यागना पड़ता है। शायद जब हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते हैं तो बाकी सब कुछ जो अपना सो कॉल्ड अपना है पीछे छूट जाता है। घर परिवार तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों, अपने शरीर का सुख, मन की शांति, सब कुछ कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब आपने हजारों लोगों के मन की शांति और सुख को देखना है, मैं और मेरा सब कुछ छूट जाता है। सुधांशु जी, देखिए आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि मेहनत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें एक चीज और भी है, व्यक्तिगत तौर पे आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। ये बात समझ के उसको स्वीकारना ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने राजनीतिक जीवन की बात करें जी, मेरी कल्पना में भी राजनीति कहीं दूर दूर तक नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं थी ना। मैंने कहा ना कि मैं क्योंकि शुरू से ही जिम्मेदारी पड़ी तो मेरी तो कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं। मैं तो कभी कि मुझे ये बनना या ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते धारा में बहते चले गए, तो बहता गया और एक एक मुकाम आते गए और एक एक मुकाम को मैं पार करता गया। तो जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैं गया तो वहां पे नया एक व्यवस्था जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने इंट्रोड्यूस करी। उस व्यवस्था में सब्सिडरी जो सब्जेक्ट्स होते थे उसके अंक जो हैं वो मेन में ऐड करने वाले थे जी। कुछ लोग आए, ये पहली फर्स्ट ईयर की बात है, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब ये तो एकेडमिकली ये बहुत साउंड चीज नहीं है जी, क्योंकि या तो इसको मेन सब्जेक्ट बनाइए और अगर आप इसको सब्सिडरी कहते हैं तो इसके नंबर क्यों होने चाहिए, इसमें तो पास जैसे होता था कि पहले उत्तीर्ण होना है, उत्तीर्ण होना चाहिए हमें। खत्म हो गया वहां पे। तो बात अच्छी लगी, बात समझ आई। तो प्रथम वर्ष में ही हमने इस पे एक आंदोलन खड़ा कर दिया और स्वतंत्र रूप से एक अपनी एक्शन कमेटी, स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई जी, और एक स्वतंत्र रूप से एक आंदोलन खड़ा करा। अब तब तक वहां पे राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना नहीं था जितना कि हमने इस आंदोलन के मार्फत अपना कर लिया। यह आंदोलन बड़ा आंदोलन हो गया और इसमें सफलता हमें मिली। विश्वविद्यालय के प्रशासन ने वो व्यवस्था को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पे अगर एक आंदोलन सफल होता है तो आप चेहरा भी बन के उभरते और एक आप में आत्मविश्वास भी आता है। खैर हो गया, बड़े खुश थे। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि मेरी तो कभी भी जिंदगी में कोई चीज उससे लिखी हुई नहीं थी, ये तो नियति थी। दूसरे साल में गांधी नाम की एक फिल्म आई हिंदुस्तान में बनने के लिए, तो क्योंकि जो मेरा व्यवसाय था उसमें उनका बहुत काम था, तो पूरा सेकंड ईयर का जो था मेरा, वो उस फिल्म को बनाने में मैं विश्वविद्यालय से दूर था। हाँ, इससे पहले बता दूं, पहले वर्ष में जब रिजल्ट आया तो लोगों को लगता था कि यार ये तो जिस तरह का है नेतागिरी करते हैं तो इनके क्या होगा। तो सब लोग मतलब मेरे परिणाम का जो है बड़ी बेताबरी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वो होता है कि 68% पहले साल में नंबर आए और यूनिवर्सिटी में रैंकिंग थी। दूसरे वर्ष में मैंने था नहीं, लेकिन
दूसरे वर्ष के एक पेपर था लॉ का, और लॉ के पेपर में मैं अपने आप को एक परिपक्व मानता था। परिपक्व इसलिए मानता था क्योंकि पहले साल के खत्म होने के बाद मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के खिलाफ एक मुकदमा दायर करा कि इनके यहाँ जो ये इंटरव्यू की जो प्रणाली है ये गैर कानूनी है, ये जो विश्वविद्यालय के नियम कानून है उसका उल्लंघन है। तो ये है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक विद्यालय है, लेकिन इनको इस चीज का हक नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने उस पर मुझे एक स्टे ऑर्डर दे दिया, और शायद एक ही बार है जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज के दाखले जो हैं वो देर में हुए क्योंकि स्टे ऑर्डर मिल गया था। तो मेरी, आप सोच सकते हैं कानून की परिपक्वता कितनी होगी। दूसरे साल का जब नतीजा निकला तो उस नतीजे में मेरे 50% अंक आए। अब मैं सोचा था कि कम से कम भैया 70% तो आएंगे। बिल्कुल। और 50% में भी जो कानून का पर्चा था जी, उसमें 40 नंबर। अब कानून तो मुझे लगता था कि मैं बाकियों को पढ़ा दूं, तो मैं जो हमारे कुलपति थे उनके पास गया। मैंने कहा साहब ये तो देखिए कहीं इसमें जो इसका मूल्यांकन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था सिर्फ ये है कि जो अंक आपको दिए गए उनका हम दोबारा गुणा कर लेते हैं, लेकिन हम आपके मूल्यांकन पेपरों को नहीं करवा पाएंगे। मैंने कहा भाई ये तो आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने किस मूड में उसका जो पर्चा है उसका मूल्यांकन करा हो, और अगर उसने गलत कर दिया तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। सोचने लगे कैसे आंदोलन करना है, क्या करना है। मैं तब तक किसी राजनीतिक संगठन में नहीं था। इतने में थर्ड, मतलब जैसे ही तृतीय वर्ष में आते हैं तो इस समय छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो इतने में मुझे जनता विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से एक निमंत्रण मिला कि मैं उनके तरफ से चुनाव लड़ लूं, क्योंकि अपना एक व्यक्तित्व था, लोगों में थी, तो एक उनको लगा कि शायद ये एक अच्छा हम लोगों के लिए नेतृत्व दे सकते हैं। पहले बात थी कि जॉइंट सेक्रेटरी लड़ लें, लेकिन फिर बाद में उन्होंने तय करा कि सीधे ही अध्यक्ष लड़ा दिया जाए। तो ये 81-82 की बात, 81 की बात है, और 81 में मैं सीधे विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष लड़ा और बन गया। ये थर्ड ईयर में था मैं तब, ये आज तक उससे पहले कोई थर्ड ईयर में अध्यक्ष नहीं बना था, और सीधे ही अध्यक्ष कोई लड़ा भी नहीं था, बन गए। तो क्योंकि एक जुनून था, वो एक बड़ा अच्छा शेर है, कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। हम तो दीवाने थे। तो उस लक्ष्य को लेके फिर एक तृतीय वर्ष में एक नया आंदोलन का दौर चालू करा, और गर्व से ये कहना पड़ता है कि उसमें फिर सफलता मिली, और पुनः मूल्यांकन की व्यवस्था पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हुई। और फिर एक बड़ी, मुझे जिसको कहता हूं आत्मसंतुष्टि यह है कि उसकी वजह से हजारों भविष्य जो है वो तबाह होने से बचे, बहुत बचे। तो यहां जो है राजनीति का पदार्पण जिसको कहते हैं, यहां से चालू हुआ। उस जमाने में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ना तो तब कोई विधानसभा थी, 81 में कोई विधानसभा नहीं थी, और ना ही कोई कॉरपोरेशन थी। तो या तो 7 MP चुने हुए, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुना हुआ। तो उसने आपको एक अस्तित्व दिया, एक व्यक्तित्व दिया, और एक पहचान दी दिल्ली शहर में, और वहां से राजनीति का सफर चालू हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि राजनीति के सफर में मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा कभी। एक विचारधारा और एक जिसको कहते हैं कि हमारा आदर्शवाद, जी, लगता था कि एक नई व्यवस्था हमें बनानी है, जो ये सड़ी गली व्यवस्था है इसका परिवर्तन करना है, हमें इस देश को सुदृढ़ बनाना है। उस जमाने में कांग्रेस जो है वो प्रतिबिंब था अनैतिकता का, तो एंटी कांग्रेसवाद जिसको कहते हैं उसकी पैदाइश में, और इस उम्मीद से कि किसी दिन
कांग्रेस को हिंदुस्तान के क्षितिज से हटा के एक वैकल्पिक व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हम लोग देंगे, एक नई नैतिकता देंगे, राजनीति में कूद पड़े। सुधांशु जी, राजनीति में जब आए, बिजनेस तो अपनी जगह पे स्टैंड कर ही रहा था, बिजनेस के साथ भी मेहनत करनी थी, और कहा जाए तो आपने राजनीति का स्वप्न नहीं देखा, लेकिन राजनीति में भी बिना स्वप्न के आपने मेहनत शुरू कर दी, आंदोलन कर करके। उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में घर परिवार को कैसे संभाला? मैंने कहा कि जहां तक घर परिवार का सवाल था, व्यवसाय में क्योंकि देख रहा था और व्यवसाय में समृद्धि बढ़ती जा रही थी, तो जो पारिवारिक जरूरतें थीं धन संपत्ति की, वो पूरी होती थी। दूसरा, क्योंकि जिम्मेदारी थी तो निर्णय लेने की एक स्वाभाविक आदत थी, तो जो भी पारिवारिक निर्णय होते थे वो लेता रहता था। क्योंकि बहनें बड़ी थीं, एक छोटी थी, तो छोटी थी वो उसको अपनी बेटी की तरह समझता था, जो बड़ी थी वो माँ की तरह थी। दर्शकों, हम आपके साथ एक बातचीत सुधांशु जी की बात से निकल के आई। प्रश्न हमने करा था इनसे कि दोनों व्यवस्थाओं को संभाला कैसे, राजनीति, घर परिवार और व्यवसाय। हम इनसे सिर्फ एक मैसेज लेना चाहते थे, हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए, कि जब हम किसी नई चीज में, परिवेश में उतरते हैं, नए प्रयास में उतरते हैं, तो हम पहले तो बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं आज की डेट में, कि अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो माँ बाप से कहते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज दो, हमें वो दो, तब हम ये कर पाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम चीजों को शुरू करते हैं। जबकि अगर आप सुधांशु जी के जीवन को देखिए, जो हमारा लक्ष्य है, अंदर उतर के सब कुछ इस स्पॉन्टेनिटी में स्वतः होता चला गया, और कुछ भी जो हुआ उसमें इन्होंने किसी अन्य चीज को पीछे नहीं छोड़ा, उसका दामन पकड़ करके, उसका हाथ पकड़ करके आगे चले हैं। अर्थ सिर्फ इतना है, मर्म सिर्फ इतना है कि किसी भी नए प्रयास के लिए, नए दायित्व को निभाने के लिए हम पुराने दायित्वों को ना छोड़ें, हम उन रिश्तों को ना भूल जाएं चंद एक रुपयों के लिए, और कह सकते हैं सत्ता के लिए, जिनसे हम यहां तक पहुंचते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, संस्कार दोबारा नहीं मिल पाते। जो छूट जाता है पीछे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ लेके चलना है। यही मैसेज हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। सुधांशु जी, आगे का सफर पूरी दुनिया जानती है आज आपको। आगे का सफर में एक चीज कहता हूं, देखिए मुझे 38 साल हो गए सक्रिय राजनीति में। मैं राजनीति में उद्देश्य से आया था, मैं किसी व्यवसाय के रूप में राजनीति में नहीं आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक लक्ष्य लेके आए थे, और इसीलिए वो लक्ष्य आज भी दिल में धड़कता है। आंख में स्वप्न और पेट में आग, ये दो चीजें होती है जो नेतृत्व के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पद, इन सब का शायद कभी लालच रहा नहीं, क्योंकि खुद अपने हाथ से बने थे, तो ये बहुत ये गौण चीजें लगती थी। क्योंकि राजनीति में इनको हासिल करने के लिए नहीं आया था, राजनीति में कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन या व्यवस्थाओं के द्वारा जनता की कुछ सेवा कर सके, इसलिए आए थे राजनीति में। राजनीति का मैंने कहा 38 साल का एक लंबा सफर है। बहुत करीब से हर चीज देखी है, चाहे संगठनात्मक राजनीति हो, चाहे सरकार हो। अपनी एक हमेशा सोच रही और सोच के साथ अपना एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही। अलग अलग स्थानों पे रहा भी, जिम्मेदारियां भी रही, और काम भी बहुत संजीदगी के साथ निभाया, के साथ करा मैंने। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किस उद्देश्य से आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि लोग अब आस्था के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं, पदों के लिए राजनीति में आ रहे हैं। और इसीलिए सारा संघर्ष जो है राजनीति में, वो पदों का और समृद्धि का अब संघर्ष हो गया है। अब विचार का और आस्था का संघर्ष अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे एक चीज अब लग रहा है कि जब से नरेंद्र भाई की सरकार आई है, उसमें फिर विचार और आस्थाएं कहीं दोबारा स्थापित हुई, जागृत हो गई, कहीं दोबारा स्थापित हुई है। हर चीज पद से संबंधित नहीं है, जो कि एक अच्छा परिवर्तन है।
और शायद बहुत से लोगों को प्रोत्साहित भी करेगा। मैं सिर्फ, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक सलाह हमेशा देता हूं कि ये वो सफर है जिसमें आपको बहते रहना है नदी के अंदर। जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है। जिंदगी का सफर ही ऐसा है, कब किनारा आएगा कब नहीं आएगा, बहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो रुक गया इस सफर में वो कहीं बाहर फेंक दिया जाता है। रुको नहीं, और किसी चीज पे इतनी प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बना लो कि उसको ना मिलने पे तुम सिर्फ निराश हो। कर्म करे जाओ, हर चीज के लिए प्रयत्नशील रहना जरूर रहिए, बट ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे, फिर मैं जीवन के कुछ सबक अगर अपने लिए रखता हूं तो उसमें विश्वसनीयता का सबक बहुत बड़ा रखता हूं। मैंने प्रमोद महाजन जी के साथ बहुत काम करा, और राजनीति में वो उनमें से थे जिनको कि आज के दिन हम लोग चाणक्य नीति के सरगना कह सकते हैं कि राजनीति में प्रबंधन के माहिर थे, सर्वदल संबंधित थे, तो दलों से अलग अलग चीजों में समझौते करने वगैरह। तो उनसे मैंने उनकी सफलता का जब राज पूछा तो उन्होंने एक ही चीज कही। उन्होंने कहा, मुझ पे लोग इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि अगर मैंने कह दिया तो वो होगा, और इस विश्वास की वजह से आज मैं अपने प्रतिद्वंदी से भी या प्रतिपक्ष से भी कुछ कहता हूं तो उनको, क्योंकि मुझ पे विश्वास है, वो बात मानते हैं। बहुत ही तो इसलिए विश्वसनीयता, राजनीतिक विश्वसनीयता अपने आप में विश्वसनीयता अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और कर्म करे जाइए, फल भगवान जब देना चाहेगा दे देगा, कहां उसकी चिंता करनी चाहिए। दर्शकों, हम अक्सर अपने इस, जिसको कि हम टॉक शो कह सकते हैं, या एक बहुत ही साधारण तरीके की पारिवारिक बातचीत जिसको कि हमने नाम दिया है दास्ताने कामयाबी, आखिर में हम एक बार अपने जो मेहमान होते हैं, जो शख्सियत होती है, उनसे कहते हैं कि आप मैसेज दीजिए समाज के लिए, युवाओं के लिए, परिवारों के लिए, संस्कृति के लिए। हमें लगता है कि आज हमें वो संदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी भी बातचीत का सिलसिला हमारा सुधांशु जी के साथ चला है उसमें बार बार उन्होंने बता दिया कि परिवार क्या है, उसका महत्व क्या है, संस्कृति क्या है, उसका महत्व क्या है, संघर्ष कैसे करा जाता है, ये उन्होंने अपना जीवन दिखा करके हमें बताया है। बोल के नहीं बताया, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे 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 मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी, विश्वसनीयता। सुधांशु जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से, न्यूज डीएनएन की पूरी टीम की तरफ से हम आपके हृदय से आभारी हैं कि कम से कम इसके पीछे का जो एक चेहरा था जिसके साथ बड़ी सारी चीजें जुड़ी हुई थी, हमें आपने अवसर दिया कि हम अपने दर्शकों के साथ पूरी दुनिया में उस छुपे हुए चेहरे को भी बांट सकें, देख सकें। हम आपके हृदय से आभारी हैं। आप क्योंकि मुझे मेरे अतीत में ले गए तो एक शेर ध्यान आ रहा है मुझे। जरूर, हम चाहेंगे कि किताब माजी आपके इतिहास को कहते हैं जी। किताब माजी के औराक, जो पन्ने होते हैं ना, किताब माजी के औराक उलट के देख जरा। उलटना मतलब पीछे जाओ। किताब माजी के औराक उलट के देख जरा, न जाने कौन सा सफा फिर पन्ने को कहते हैं, न जाने कौन सा सफा मुड़ा हुआ निकले। आपने कुछ मुड़े हुए सफे आज मुझे याद दिलवा दिया। दर्शकों, हमने बहुत शुक्रिया। इनका ये पहलू भी पूछा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, जब कोई हुनर होता है ना तो वो सिर चढ़ के बोलता है, और सुधांशु जी ने बिना बताए हमें ये सब कुछ बता दिया कि जिंदगी की कामयाबी के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, चलना जरूरी है। यदि चलोगे तो मुकाम तो मिल ही जाएगा। दर्शकों, यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, बार बार आपसे मिलने का और बार बार कामयाब शख्सियतों को मिलवाने का, कि दास्ताने कामयाबी एक दिन में नहीं लिखी जाती। कभी कभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन उस सफर में सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वसनीयता, ईमानदारी और खुद पर अपना विश्वास। धन्यवाद।
जरूर हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। हो सकता है सुधांशु जी के साथ दोबारा आए, कुछ एक पन्ने और पलट के देखें, शायद हमें कुछ और मिल जाए। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।